हेलो बच्चों, हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्लास 10। किसका? क्लास 10 का जो सामाजिक सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान है, इसका हम लोग पार्ट में इसको हम सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। जो आपका जो है 2024 में होगा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम? यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, क्लास 10 का। तो इसमें सामाजिक विज्ञान है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का चैप्टर है। इसका हम लोग पार्ट 1 इसका पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोग ने देखा भी, पसंद भी किया। तो आगे का वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें जो आज का सेकंड पार्ट है, आज ये सेकंड पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं, आगे वीडियो देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन का किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए? इसका आंसर देख लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें बेल्जियम और पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया। इनका आधार यूरोपीय सरकारों की एक रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार आदि बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया। अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण निम्न प्रकार से हुआ। पहले देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हाईलैंड के साथ मिला दिया गया। बेल्जियम को हाईलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहीं हाईलैंड में प्रोटेस्टेंट। हाईलैंड का शासक भी हाईलैंड वासियों से बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हाईलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्रता करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। नेक्स्ट देखते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड और वारसा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। एक बार फिर देख लेते हैं इसको दोबारा।
पोलैंड वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड और वारसा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण दे दिए। तीन उदाहरण तो पहले देखते हैं नीचे आंसर इसका। राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग क्या है, यहाँ से देखते हैं। फ्रेडरिक सारियो का यूटोपिया। 1848 में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों दर्शाया थोड़ा स्पीच देख लेते हैं इसको। 1848 में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक राज्यों के स्वरूप को साकार देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित राज्य व आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथों में मशाल और मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसे रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा ही राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरा कारण, 3 कारण बताना था हमें। दूसरा है कार्ल कैस्पर फ्रिज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। इसमें देखते हैं जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज़ेब्रेकेन शहर पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहाँ के नागरिकों का दमन कर रहे हैं। जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है, जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। इसको दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है, जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके एक नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, यूजीन देयाक्रोआ की द मसेकर एट कियास।
यूजीन दियाक्रोआ की द मैसेकर एट कियास। फ्रांस के रोमानीवादी चित्रकारी दियाक्रोआ ने 1824 ईस्वी में एक चित्र बनाया था। इसमें एक घटना को चित्रित किया गया है जब तुर्कों में 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियासाब द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। फिर से देख लेते हैं इसको। फ्रांस के रोमानवादी चित्रकारी दियाक्रोआ ने 1824 में एक चित्र बनाया था। इसमें एक घटना को चित्रित किया गया है जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियास द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है ताकि वह देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति पर इसके महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के दो कारण बताइए जो 2020 पूछा है। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। फ्रांस पर प्रभाव देख लेते हैं। लुईस वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हुई। लुईस वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण। तीसरा क्या है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए समाज की नींव रखी गई। फिर से देख लेते हैं इसको फिर से। लुईस वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरा, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण हुआ। तीसरा क्या, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। चौथा क्या है, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। चौथा क्या है, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। पांचवा क्या है, प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। छठवां क्या आपका है, स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आपका सातवां क्या है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। आठवां क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिया गया। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट है, शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारी का अंत किया गया। शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारी का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है, यूरोप का प्रभाव। यूरोप पर प्रभाव। यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। दूसरा पॉइंट का, लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार को बल मिला। लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार को बल मिला। तीसरा क्या है, यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। यूरोप में भी सामाजिक विचारधारा पर प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया जाने लगा।
नेक्स्ट क्या है, यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। यूरोप के निरंकुश राजतंत्र ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। यूरोप के निरंकुश राजतंत्र ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना के दिए। या दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, जो 2021 और 22 में पूछा था। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, 2023 में पूछा है। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर लुईस वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण क्या था, अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुईस वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुईस वंश का शासन था, जिसका शासक लुईस 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों पर पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। नेक्स्ट, मध्यम वर्ग यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। नेक्स्ट है, आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। तीसरा क्या है, फिर से देख लेते हैं इसको। आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। चौथा क्या है आपका है, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियाँ नहीं थी। इस समय फ्रांस में जो उद्योगपति स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, न ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। पांचवा देख लेते हैं, दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। फिर से देख लेते हैं इसी को, दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकारों ने लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की
लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत्रधिकार से बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पहला था प्राचीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। प्राचीन में सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरा, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समझ, समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा क्या है? समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों और देशभक्तों को सम्मानित किया गया। समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों और देशभक्तों को सम्मानित किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। छठवां क्या है? सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदासी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। आपका क्या है? अगला क्या है? सातवां क्या है? शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। अगला क्या है? आठवां क्या है? आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। और उसके बाद नौवां क्या है? उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। उसने दंड विधान को कठोर बनाया और जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्या है आपका? 11वां, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और अन्य उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना की संधि क्या थी? इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वियना की संधि क्या थी? इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वियना का अंग्रेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 2020 में पूछा है। इसका आंसर देते हैं 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था।
के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि के मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तीसरा क्या है, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिटमांड में जेनेवा जोड़ दिया गया। फिर से इसको देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। दूसरा क्या है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तीसरा क्या है, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया। चौथा क्या है, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेक्स्ट पाँचवा क्या, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। छठवां क्या है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगला क्या है, सातवां क्या है, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। फिर से देख लेते हैं इसके ऊपर का। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। पाँचवां क्या, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। छठवां क्या है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अगला क्या है, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। सातवां लिखते हैं, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नेताओं के नाम लिखिए। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, 2023 में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इधर इसका आंसर। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्नलिखित थी। पहला, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा क्या, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। तीसरा देख लेते हैं, 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसे यंग इटली नामक गुप्त संगठित स्थापित किया। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और
उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। नेक्स्ट चौथा क्या, 1831 ईस्वी और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिंटमाट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आए। 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिंटमाट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिंटमाट के प्रधानमंत्री कावर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस और सार्डिनिया पिंटमाट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। और नेक्स्ट क्या आपका, 1859 में सार्डिनिया पिंटमाट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्या, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिंटमाट के सैनिकों ने प्रवेश किया, जहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सकें। नेक्स्ट चौथा क्या है, अगला नेक्स्ट क्या है, 8वां, 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। अगर प्रश्न निम्नलिखित पर सभी लिखिए। पहला इसमें ऑप्शन क्या है, ज्यूसेप्पे मैस्सिनी, काउंट कैमिलो दे कावूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। या अगला प्रश्न क्या है, ज्यूसेप्पे मैस्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए, 2023 में पूछा हुआ है। ज्यूसेप्पे मैस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मैस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्ग में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी मुक्त संगठन बने। इस कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। देख लेते हैं। काउंट कैमिलो दे कावूर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने उसे 1852 में सार्डिनिया पिंटमाट का प्रधानमंत्री बनाया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस और सार्डिनिया पिंटमाट के बीच एक कूटनीतिक संधि की
अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 को उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 को इटली की संसद ने इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिंटमाट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी में से यूनान ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने को पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रसा के राजा के इंकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई।
राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पाल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। फिर से देख लेते हैं राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पाल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब उन महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया।